हम क्लास 11 की बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है, अब दूसरा वीडियो बन रहा है। इसके पहले तक एन ओवर सेल थ्योरी को हमने पढ़ा था, कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। You have earlier observed cells in an onion peel। ऑनियन पील में ऑब्जर्व किया होगा। एंड आर ह्यूमन चीक सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है कि आपने ऑनियन पील सेल्स, जो प्याज में एक झिल्ली टाइप की पील होती है, छिलका होता है उसका, पतला सा पॉलीथीन की तरह, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया होगा तो सेल्स दिखे होंगे। या फिर ह्यूमन चीक सेल्स को देखा होगा माइक्रोस्कोप में। लेट अस कलेक्ट देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर। उसी के बारे में मतलब ये कह रहा है कि आइए उसका स्ट्रक्चर कलेक्ट करते हैं। द ओनियन सेल्स विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। अब पूछ सकता है कि प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल कौन है, क्या है, तो ओनियन सेल बताएंगे। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है। एज इट्स आउटर बाउंड्री, यानी सेल वॉल होती है। जो टिपिकल सेल जो होती है प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल जो है उसके आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है। एंड जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सबसे बाहर प्लांट सेल में, ओनियन सेल में क्या है, प्लांट सेल में या ओनियन सेल में या कोई भी प्लांट सेल हो, उसमें सबसे बाहर सेल वॉल होती है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। The cells of the human cheeks have an outer membrane as delimiting structure of the cells। यानी ये कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहरी लेयर है ह्यूमन चीक सेल में। प्लांट सेल में तो सबसे बाहरी लेयर सेल वॉल थे, लेकिन एनिमल सेल जो है, ह्यूमन चीक सेल, वो एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सबसे बाहर की लेयर जो है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी इनसाइड ईच सेल, सभी सेल में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, हैज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी सभी सेल में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, अभी मतलब पिछली वीडियो में बताया था हमने, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद लिखा है दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल DNA। ये कह रहा है न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस जो कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सभी सेल का, वो क्या करता है, ये क्या उसमें क्या होता है,
कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को मतलब रखता है या जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए से बना होता है। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic। ये कह रहा है ऐसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाता है, या न्यूक्लियाई ये प्लूरल है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। तो ये कह रहा है कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, और जबकि जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स यानी इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी पूरे वॉल्यूम को कवर किया रहता है, पूरे वॉल्यूम में भरा रहता है। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है सभी सेल का, सभी सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स। यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स ही कहा है, लेकिन सभी सेल्स में जो सेलुलर एक्टिविटीज़ का मेन एरिना मतलब मेन साइट जो होता है, मेन जगह जो होती है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे जो सेल हो। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, वेरियस chemical reactions occur in it to keep the cell in the living stage। अब यहाँ पे एसेशन रीजन बन सकता है क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट लिख देगा कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसके बाद रीजन लिख देगा वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। तो रीजन सही हो जाएगा क्योंकि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज जो है साइटोप्लाज्म है, उसको क्यों मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, क्योंकि वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं इसी जगह पे होती हैं। किस लिए होती हैं, सेल्स को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए। समझ में आया। तो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए इसको मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोला गया है। उसके बाद लिखा है बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स like the endoplasmic reticulum, Golgi body या Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. The prokaryotic cells lack
लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में बिसाइड्स न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए। और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो यहाँ पे कितना सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। यही कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब क्या लिखा है, राइबोसोम्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये कह रहा है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेल्स हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। यही राइबोसोम ही क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि सभी सेल्स में पाया जाता है। क्या है, सभी सेल्स में पाया जाता है। ऑल सेल्स लिखा है, ऑल सेल्स, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। तो एक बात समझ में आई कि राइबोसोम जो होता है वो सभी सेल्स में पाया जाता है, चाहे जो सेल्स हो। तो कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विदिन टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कह रहा है राइबोसोम जो है केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि दो सेल्स ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। वो दोनों सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक स्टेटमेंट लिख देगा कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बोलेगा तो गलत होगा, है ना। तो आगे देखते हैं। एनिमल cells contain another non-membrane bound structure, a non-membrane bound organelles called centrosome which helps in cell division। देखिए कह रहा है एनिमल सेल्स में another नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दो हो गए, कौन कौन, राइबोसोम बताया,
और क्या बताया? सेंट्रोसोम। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, इसलिए एनिमल सेल्स क्या लिखा है कि एनिमल सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। उसके बाद अब आगे देखते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। यानी जो सेल्स हैं वो कई मैनर में डिफ़र करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा डिफ़र करती हैं, जैसे साइज हो, शेप हो और एक्टिविटीज, उसमें होने वाली एक्टिविटीज हो, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है हर अलग अलग सेल्स में। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्माज द स्मॉलेस्ट सेल्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या हुई कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्माज लिखा है तो माइकोप्लाज्मा केवल एक सेल मतलब एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें कई टाइप का ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में कई प्रकार के होते हैं, तो ऐसे माइकोप्लाज्माज भी जो हैं उसमें भी बहुत तरह के माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं। उसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे दिया है, उसको पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्माज द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसका जो साइज है इसको ध्यान रखना है, ये लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। यूनिट भी ध्यान रखना है और किसकी यूनिट दिया है यह भी ध्यान रखना है। यानी माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है उसकी साइज क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी उसकी लेंथ क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा या मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दे देगा, तो अब कन्वर्जन आना चाहिए जो कि फिजिक्स का मैटर है ना। तो बस इतना ध्यान होना चाहिए कि इसका साइज़ क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। और क्या है? लेंथ है, इसकी लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर है। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसने क्या कहा कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनकी लेंथ जो है, माइकोप्लाज्मा की लेंथ क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया जो हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकते हैं, है ना। कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो अब ये भी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के साइज से कितना गुना ज़्यादा हो सकता है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे कि माइकोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोमीटर थी और वो कितना गुना होगा बैक्टीरिया से, इंटू x कर देंगे, उसके बाद इक्वल टू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो उतना गुना हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैं बता दिया, ऐसे पूछता नहीं कभी। अगर पूछ दिया तो आप जानते रहेंगे तो कर लेंगे। द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच का एग जो है
लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा आप देखें हैं तो वो लगभग 2 किलो का होता है, तो वो एक सिंगल सेल है, आइसोलेटेड सिंगल सेल है। वो दो सेल 3 सेल या 1000 सेल नहीं है, केवल एक सेल है, वो भी लगभग 2 किलो का। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट सेल है। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन RBCs red blood cells are about 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अभी माइकोप्लाज्मा की साइज में जो 0.3 माइक्रोमीटर था वो क्या था, लेंथ था, उसकी लेंथ थी। और RBCs का क्या दिया है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, मान लीजिए ये सर्कल हो गया, ये सेंटर से पास होने के बाद जो जाती है, जो लाइन सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी ये सेंटर हो गया, सेंटर से अगर हम कोई लाइन पास करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर RBCs का कितना है, 7 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया की साइज इसमें कितना दिया है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। क्या लिखा है कि नर्व सेल्स जो है, नर्व सेल्स सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। ह्यूमन में सबसे लंबी सेल्स कौन सी हैं, नर्व सेल्स। लॉन्गेस्ट ध्यान रखना, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट कौन थी, लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सी थी, एगाव ऑस्ट्रिच। लेकिन लॉन्गेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब साइज में डिफरेंस तो हमने देख लिया, अब शेप में भी डिफरेंस होता है बहुत सारा। जैसे दे में बी डिस्क लाइक। कुछ सेल्स जो होती हैं डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल ही हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबॉइड हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, और इवन इरेगुलर भी हो सकती हैं। द शेप ऑफ सेल में वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। यह सबसे बड़ी बात कही है इसने कि शेप ऑफ सेल में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म। यानी सेल्स का जो शेप है उनके फंक्शन पर, जैसे जिस टाइप का उनका फंक्शन होगा उसी प्रकार से उनका शेप भी होगा। तो यही लिखा है कि द शेप ऑफ सेल्स में वेरी विथ द फंक्शंस दे परफॉर्म। यानी ये जो सेल्स हैं, सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसी के हिसाब से इनका शेप भी होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट सेल्स एक ऑस्ट्रिच बताया गया, लॉन्गेस्ट सेल क्या बताया, न्यूरॉन्स बताया गया, माइकोप्लाज्माज का लेंथ कितना बताया गया, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की साइज क्या बताएगा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। RBCs का साइज क्या बताया गया, डायमीटर बताया गया कितना, 7 माइक्रोमीटर। और बस अब आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। अभी कुछ शेप दिया है NCERT में, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए RBCs हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड मतलब गोल, एंड बाइकॉनकेव यानी देखिए ये लैटरल व्यू है, साइड व्यू। ये जो है
ये आरबीसीज के, ये जो है आरबीसीज का साइड व्यू है, लेकिन ये क्या है, ये ऊपर से साइड व्यू है, ये ऊपर से साइड व्यू है, लेकिन जो सॉरी ये ऊपर से देखा जा रहा है, तो ये राउंड है। बाई कॉनकेव कैसे है, जब साइड से देखेंगे तब बाई कॉनकेव दिखेगा। बाई कॉनकेव डिस्क लाइक बाई कॉनकेव है। बाई कॉनकेव मतलब बीच में पतला होता है, साइड साइड में मोटा होता है। देख लीजिए जो फिगर है, फिगर में देखिए बीच में पतला है लेकिन साइड में मोटा है, तो इसको बाई कॉनकेव बोला जा रहा है। और राउंड है तो राउंड है ना, राउंड भी है, बाई कॉनकेव है। बाई कॉनकेव मतलब एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, इसलिए बाई कॉनकेव बोला जा रहा है। बाई कॉनकेव लेंस आपने देखा ही होगा। ये बाई कॉनकेव लेंस हुआ ना, तो इधर से भी कॉनकेव है, इधर से भी कॉनकेव है, इसीलिए दोनों साइड से कॉनकेव है, इसलिए बाई कॉनकेव बोला गया आरबीसी को। और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स बोला गया है अमीबॉयड। ध्यान रखना, ये सब पूछा जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, अमीबॉयड सेल्स होती हैं। अमीबॉयड मतलब अमीबा की तरह, है ना। उसके बाद ये कॉलमनार सेल्स, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो। कॉलमनार सेल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड नैरो होती हैं। और इनका देखिए, इनका न्यूक्लियस कहाँ पे है, बेस पे। कॉलमनार सेल्स देख लिया हमने। अब न्यूरॉन, ये नर्व सेल्स देख रहे हैं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स जो है ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, लेकिन कॉलमनार सेल्स कैसी थी, लॉन्ग थी और नैरो थी। यहाँ ये ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ब्रांच्ड कहाँ, कैसे, क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए ब्रांचेज ये सब निकली हुई हैं, ये सब ब्रांचेज हैं, तो इसलिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग बताया गया है। ये क्या है, ट्रैकिड है। ट्रैकिड किसका पार्ट है, जाइलम का। ये जो है साइड में पॉइंटेड है, मतलब इंड्स पे पॉइंटेड है, और बीच बीच में पिट्स दिख रही हैं इसमें। ये ट्रैकिड है, ट्रैकिड इलांगेटेड है। अब फिगर को ध्यान रखना है, ये ट्रैकिड इलांगेटेड है। मेसोफिल सेल्स क्या है, राउंड एंड ओवल। राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स हैं, लेकिन राउंड एंड बाइकॉन्केव क्या है, आरबीसीज हैं। बहुत ध्यान से देखना छोटे छोटे पॉइंट्स। राउंड एंड बाइकॉन्केव आरबीसीज हैं, लेकिन राउंड एंड ओवल क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं। इलांगेटेड ट्रैकिड्स हैं। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग क्या है, नर्व सेल्स हैं। लॉन्ग एंड नैरो कौन सी हैं, कॉलमनार सेल्स। तो सेप हमने